हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 का क्लास 12 चैप्टर 4 का एक दूसरा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वह है जन्म नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण उसी को कहा जाएगा। यानी व्यक्ति की पूरे विश्व में आज मानव की जनसंख्या जो अतिवृद्धि हो चुकी है वो एक समस्या बन गई है और इस समस्या के निदान के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं और जन्म नियंत्रण की समस्या के निदान के लिए कई विधियों या युक्तियों को आविष्कार किया गया है और उसके बारे में बताया गया है लोगों को। तो उससे संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ क्या होगा कि कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा संतति की उत्पत्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण करेंगे तभी जो है वो मृत्यु को तो आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ जो इतनी अधिक हो गई हैं उसके कारण मृत्यु दर तो कम हो ही गया है। तो मृत्यु दर को तो बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन जन्म दर को कम किया जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जन्म दर को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न साधनों को बताया है, आविष्कार किया है और लोगों को बताया है। तो इन साधनों को कहा जाता है गर्भ निरोधक विधियाँ या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और यही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो जनसंख्या के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कृत्रिम प्रक्रिया के द्वारा संतति की उत्पत्ति को नियंत्रित करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण। अब जन्म नियंत्रण एक और शब्द इसको बाद में बताया गया परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के नाम से या फैमिली प्लानिंग के नाम से ये बाद में ये जो आया। परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना। परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने का अभिप्राय क्या था कि उससे उपलब्ध संसाधनों की जो है वो कमी किसी भी परिवार में नहीं होगी और सीमित संख्या रहेगी तो उनका देख रेख जो है वो अच्छे से हो सकेगा और देश जो है वो परिवार विकसित होगा, परिवार प्रगति होगी, परिवार से समाज की और समाज से पूरे देश की प्रगति होगी। तो इसी उद्देश्य को लेकर परिवार कल्याण या फैमिली प्लानिंग को किया गया जिसमें उचित पोषण, उचित देखभाल भी संभव हो सके प्रत्येक व्यक्ति को। अब बर्थ कंट्रोल की विभिन्न विधियां जो बताई गई हैं उनमें सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड। इसमें कुछ विधियां दी गई हैं जैसे प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड। इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल साधन का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि महिला और पुरुष के शरीर में जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उन्हीं में कुछ परिवर्तन करके ही बर्थ कंट्रोल को रोका जाता है। बैरियर मेथड्स हैं। बैरियर मेथड में स्पर्म और ओवम को मिलने से रोककर जन्म कैसे होता है, किसी भी बच्चे का जन्म कैसे होता है जब मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम का फर्टिलाइजेशन आपस में होता है और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से भ्रूण का और भ्रूण से बच्चे का निर्माण होता है। तो ऐसा डिवाइसेस जो कि स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दें तो उनको बैरियर मेथड्स कहा जाता है। केमिकल मेथड्स, कुछ रसायन्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उससे जो है बर्थ कंट्रोल किया जाता है तो उसको रासायनिक विधियों के अंतर्गत रखा गया है। जैसे पिल्स हैं, गर्भनिरोधक गोलियां हैं, वो रसायन के रूप में होते हैं, हार्मोन्स के रूप में। इम्प्लांट्स हैं, कुछ हार्मोन्स को शरीर की त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर दिया। एक एक करके हम आगे सबका डिस्कस करेंगे। कुछ हार्मोन्स का इंजेक्शंस दिया जाता है जिससे कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है और ओवा नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल यानी कि शल्य क्रिया विधि। इसके द्वारा क्या परमानेंट उपाय किया जाता है कि स्थायी उपाय किया जाता है। महिला और पुरुष के जो नलिकाएं होती हैं, महिला में गर्भाशय, महिला में जो होती है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होती है उसको काट कर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों में जो होता है वो वास डिफरेंस को या शुक्रवाहक नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है और उसके फलस्वरूप जो स्पर्म बनते हैं वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं पेनिस तक और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव नहीं होती। और ट्यूबेक्टोमी में क्या है, ओवा जो बनते हैं ओवरी में वो ओविडक्ट में पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये सारी विधियों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल या प्राकृतिक विधि जो होता है उसमें सबसे पहला होता है, देखिए, आवधिक संयम। आवधिक संयम मतलब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस किसको कहा जाएगा, जैसे कुछ विशेष अवधि होती है उसी अवधि में ओव्यूलेशन होता है। कोई भी महिला की जो
एक 28 दिन के अंतराल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और एक बार ओवा निकलता है महीने में, है ना। ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है और एक अंडे का निर्माण एक महीने में एक बार होता है। तो उसका साइकिल को माना जाता है 1 से लेकर 28 दिन का। तो उस आधार पर 14वें दिन को, उस आधार पर 14th डे को ओव्यूलेशन माना जाता है, या 14th डे को क्या माना जाता है, अंडोत्सर्ग का एक पैरामीटर रखा गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला में उस 14th डे को ही ओव्यूलेशन हो। तो कुछ का जो है साइकिल 28 दिन का होगा तो 14th डे में होगा, किसी का यदि 26 दिन का हो रहा है तो 14th डे से पहले भी हो सकता है, 13th को हो सकता है, 12th को हो सकता है ओव्यूलेशन, 11th को भी हो सकता है। तो इसलिए उनको उसको 10th डे से लेकर, है ना। और कुछ महिलाओं का क्या हो सकता है कि 28 दिन से अधिक का साइकिल हो सकता है, 32 दिन का साइकिल हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, 32 दिन का साइकिल होगा तो 14th डे में ना होकर आगे 15th डे में भी ओव्यूलेशन हो सकता है, 16th में भी हो सकता है, 17th में भी हो सकता है। इस तरह से वेरी करता है कि इसका साइकिल कितने दिनों का है, उस आधार पर ओव्यूलेशन का पीरियड निर्धारित होता है। तो इसीलिए 10 से लेकर 17 तक की जो अवधि होती है उस अवधि को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन की अवधि कहा जाता है, या ओव्यूलेशन की अपेक्षित अवधि, माने संभावना बताया जाता है कि 10 से 17 के बीच में ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग हो सकता है। तो इसी अपेक्षित अवधि में यदि स्त्री और पुरुष जो है वो सहवास करने से या इंटरकोर्स करने से बच जाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब 10 से 17 का जो पीरियड है वो ओव्यूलेशन का पीरियड है, और उससे पहले के जो 1 से लेकर 10 तक का और 17 से लेकर 28 तक का जो पीरियड है वो सेफ पीरियड कहलाता है। उस पीरियड में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये है आवधिक संयम। हालांकि यह जो विधि है वह, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें सफलता के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, फेलियर होने के चांसेस जो है वो अधिक हो जाते हैं, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट किसी का पता नहीं रहता है कि किस दिन में ओव्यूलेशन होगा। और यदि आगे पीछे हो जाए किसी कारणवश ओव्यूलेशन या माहवारी जो है वो आगे पीछे हो जाता है तो उससे ये जो विधि है वो फेल होने के चांसेस अधिक हैं। आउटसाइड इजाकुलेशन या क्वाइटस इंटरप्टस भी इसको कहा जाता है, या वीर्य बहिक्षेपण कहा जाता है। तो इंटरकोर्स के दौरान, इस विधि में इंटरकोर्स के दौरान मेल जो है वो अपना सीमेन इजैकुलेशन के ठीक पहले, है ना, मैंने वीर्य निक्षेपण के ठीक पहले यदि अपना पेनिस को यदि फीमेल के वेजाइना से यानी योनि से बाहर निकाल ले और वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन जो है वो कहीं और बाहर कर दे, तो उस स्थिति में स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। हालांकि यह विधि भी सेफ नहीं है, क्योंकि यदि या तो वेजाइना से बाहर निकालते समय में यदि एक ड्रॉप भी सीमेन का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पड़ जाता है तो उससे वो स्पर्म के अंदर जाने के चांसेस होते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव हो सकती है। तो इसमें भी ये साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, लेकिन इसमें एक तो संयम की बात है कि फिर उसी समय डिसाइड कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार कि इजैकुलेशन कब होना है। तो ये विधि के भी फेल होने के चांसेस अधिक हैं। तीसरा विधि है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया किसको कहते हैं? स्तनपान अनार्तव, नाम से ही जाहिर है। देखिए, स्तनपान, लैक्टेशन मतलब दुग्ध श्रवण की जो स्थिति है और माता जो है प्रसव के बाद बच्चे को दूध पिलाती है, उस स्थिति में महीना या माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अनार्तव, आर्तव माने मेंस्ट्रुअल साइकिल, अनार्तव माने उसका नहीं होना। तो जब प्रसव के 6 माह की अवधि तक, ये अवधि कितने माह की होती है? 6 माह की अवधि होती है। तब तक जब बच्चा सिर्फ दूध पर निर्भर होता है और बहुत अधिक यदि दुग्ध श्रवण हो रहा है और बच्चा पूरी तरह से दूध पर निर्भर है और स्तनपान कराया जा रहा है, तो उस अवधि में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बहुत उच्च हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बहुत उच्च होता है और ये जो है उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो जाता है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं ओव्यूलेशन के लिए यानी अंडोत्सर्ग के लिए और मेंस्ट्रुएशन के लिए अर्थात ऋतुस्राव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और जब ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो क्या होगा? ओवा का निर्माण ही नहीं होगा और ओवा का निर्माण ही नहीं होगा, जाइगोट का निर्माण नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। अतः पूर्ण स्तनपान के दौरान गर्भधारण के अवसर जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। स्तनपान अनार्तव यानी कि लैक्टेशन एमेनोरिया की ये विधि जो है गर्भ निरोधन के रूप में नहीं अपनाई जा सकती, पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि यदि पूर्ण रूप से यानी पूर्ण स्तनपान,
है ना। पूर्ण स्तनपान जब तक नहीं होगा और प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई नहीं होगा तब तक मतलब गर्भ माने मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगा और अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन नहीं होगा, और उस दौरान में फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। तो ये तीनों विधियां हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आउटसाइड इजाकुलेशन और लैक्टेशन एमिनोरिया। हालांकि ये सारे के सारे जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह से सेफ भी नहीं है। यदि ये तीनों विधियां अपनाई जा रही हैं तो उनके साथ में और कोई ना कोई मेथड भी साथ में किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से वो गर्भधारण से बच सकें। दूसरा है बैरियर मेथड या रोध विधियाँ। बैरियर मतलब स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना, रोध विधियाँ मतलब रोकने की विधियाँ। तो स्पर्म और ओवम के मिलने से ही जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट से फिर नए बच्चे का जन्म होता है। तो स्पर्म और ओवम को मिलने से ही रोक दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो या तो स्पर्म को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाएगा, या स्पर्म को इंसेमिनेशन करने से रोक दिया जाएगा यहाँ पर गर्भाशय में, या तो मेल कंडोम के द्वारा पेनिस को ढक दिया जाएगा, या फिर फीमेल कंडोम के द्वारा इसके स्त्री के वेजाइना और सर्विक्स को ढक दिया जाएगा। तो ये कंडोम किसके बने होते हैं? रबर या लेटेक्स के बने होते हैं, जो इंटरकोर्स के जस्ट पहले खुद महिला या पुरुष जो है वो पुरुष है अपने पेनिस में कंडोम को लगा लेंगे, या फिर महिला जो है वो अपने वेजाइना और सर्विक्स को कंडोम के द्वारा ढक लेंगे। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही मार्केट में उपलब्ध है। एक निरोध नाम जो है वो बहुत ही फेमस है जो मेल कंडोम्स के नाम से है, और कई और नामों से भी मिलते हैं कंडोम्स। तो ये बैरियर मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे जो होता है एसटीडीज या यौन संचरित रोगों से बचाव भी होता है। एसटीडी क्या है? यौन संचरित रोग क्या है कि यौन अंगों में जो उपस्थित रोग हैं, कोई भी कीटाणु उपस्थित हैं, बैक्टीरिया वायरसेस उपस्थित हैं, वो पेनिस के थ्रू इंसेमिनेशन के दौरान मादा को पहुंच सकते हैं। तो उसको यदि पेनिस को ढक दिया जाता है कंडोम के द्वारा तो सीमेन जो है वो वेजाइना में नहीं पहुंच पाएगा, और साथ ही साथ उसके में जो उपस्थित कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है एसटीडी के या यौन संचरित रोगों के, वो भी उससे भी बचाव हो सकता है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल कंडोम इस तरह से होते हैं। मेल कंडोम देखिए इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इजैकुलेशन के माने पेनिस के इंटरकोर्स के जस्ट पहले पेनिस में इस तरह से फिट कर दिया जाता है। ये स्वयं महिलाओं और पुरुषों के द्वारा फिट किए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है, कंडोम में प्राइवेसी बनी होती है। साथ ही साथ ये रीयूजेबल नहीं होते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद इसको फेंक दिया जाता है। फीमेल कंडोम जो है वो इस तरह से सर्विक्स और वेजाइना को ढकते हैं, और मेल कंडोम जो होते हैं वो पेनिस को ढकते हैं। दूसरा और तरीका है इसमें सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स भी रबर के बने होते हैं। सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम जो होते हैं वो रबर के बने होते हैं। ये भी बैरियर डिवाइसेस हैं। इसमें इस तरह से एक रिंग पाया जाता है, नीचे की ओर क्या पाया जाता है, एक रिंग पाया जाता है, और ऊपर से इस तरह से रबर के लेटेक्स से ढका होता है। तो ये फीमेल सर्विक्स जो होते हैं, फीमेल के द्वारा सर्विक्स और वेजाइना को इंटरकोर्स के ठीक पूर्व जो है यहाँ से ऐसे ढक दिया जाता है, इस तरह से ढक दिया जाता है। और कभी कभी इसमें क्या है, स्पर्मिसाइडल क्रीम यानी शुक्राणुनाशक क्रीम के साथ भी इन सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम को यूज़ किया जाता है। ये भी सेल्फ फिटेड होते हैं, इसलिए प्राइवेसी बनी रहती है। माने खुद महिला जो है वो अपने वेजाइना के थ्रू सर्विक्स को ढक सकती है सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम के द्वारा, तो इसलिए क्या है, प्राइवेसी बनी रहती है। साथ ही साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा कंडोम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। शुक्राणुनाशक क्रीम भी इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये ठीक तो है कि इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम लगाकर यूज़ किया जाता है, सेफ़ है, लेकिन नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, माने यौन संचरित रोगों से इनके द्वारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ये 3 तरीके हैं, एक तो कंडोम है, सर्वाइकल कैप्स हैं, डायफ्राम्स हैं और वॉल्ट्स हैं। तो ये सर्वाइकल कैप और डायफ्राम जो है वो फीमेल के लिए होते हैं, और कंडोम जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध हैं। कंडोम जो होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, जबकि ये डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स को एक बार यूज़ करने के बाद धोकर फिर से यूज़ किया जा सकता है। केमिकल मेथड्स में आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण है गोलियाँ या पिल्स या टिकिया या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के द्वारा, जो मुख के द्वारा लिया जाता है, इनको कहा जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है। तो ये मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वास्तव में प्रोजेस्टाजन क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है
उसका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ये, और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोजन को लिया जा सकता है गोलियों के रूप में। ये उपाय जो है वो ग्रामीण की अपेक्षा शहरी महिलाएं ज्यादातर प्रेफर करती हैं, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं जो है वो इस तरह से दिन और तिथि का दिन का हिसाब जो है वो ठीक से नहीं कर पाती हैं, उनके मिस होने के चांसेस अधिक रहते हैं, इसलिए वो इस उपाय को या इस डिवाइस को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। कॉमन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये सबसे सामान्य गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो मुख के द्वारा ली जाती हैं। इनको 21 दिन तक लिया जाता है। देखिए जो हर स्त्री का जो पीरियोडिक साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, 1 से लेकर 28 दिन का मानकर चलते हैं। तो उसमें 14वें दिन ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, तो उसमें 1 से 5 दिन का जब जो ब्लीडिंग होती है उसमें 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं और 25वें दिन तक 21 दिन तक लगभग ये गोली को लगातार खाया जाता है और 1 हफ्ते का गैप किया जाता है। तो देखिए यहाँ 25वें दिन तक खाए, 5वें से लेकर 25वें दिन तक 21 दिन तक खाए, 7 दिन का गैप कैसे होगा, 26, 27, 28, 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 और 3 7 दिन का गैप हो गया, 7 डेज ऑफ हो गया और 21 दिन तक ये गोली लगातार खाई जाती है। यदि एक दिन भी मिस हो जाता है तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो एक दिन का चल जाता है, एक दिन का यदि मिस हुआ तो दूसरे दिन 2 गोलियां ले ली जाती हैं और ये गोलियां हर दिन 5वें से लेकर 25वें दिन तक प्रत्येक दिन जो है वो हार्मोन की अलग अलग मात्रा होती है, जिस आधार पर पीरियोडिक साइकिल चलता है और फॉलिकल्स का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन का जितनी मात्रा चाहिए उससे अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को यहाँ पर दिया जाता है, ताकि ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो यहाँ पर 14th डे में हो रही है वो ना हो और आगे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो नहीं हो। तो ये कॉमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, माला डी और माला एन के नाम से बिकती हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन है। ये पिल्स 4 तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, जैसे ये पिल्स जो होते हैं इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन LH माने ल्यूटनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल को कम कर देते हैं। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं तब इन दोनों हार्मोन का रोल अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों हार्मोन का लेवल अधिक होता है तभी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो इन दोनों का ये दोनों हार्मोन LH और FSH का लेवल कम हो जाता है, किसके कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा कम कर दिया जाता है ताकि ओव्यूलेशन की प्रोसेस ना हो। तो ये फॉलिकल निर्माण को रोक देती हैं और ओव्यूलेशन की प्रोसेस को रोक देती हैं। दूसरा काम क्या करती हैं ये गोलियां, ओविडक्ट की संकुचनशीलता और श्रवण गतिविधि को रोक देती हैं। ओविडक्ट की संकुचन के फलस्वरूप ही ओवरी से ओवा जो है वो ओविडक्ट में आते हैं, तो संकुचनशीलता कम हो जाएगी, तो ओवा जो है वो ओविडक्ट में पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसको भी कम कर देती हैं। साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देती हैं। यहाँ पर सर्विक्स इस तरह से विजाइना में, ये मान लीजिए गर्भाशय है और ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। तो सर्विक्स के स्थान पर जो सर्वाइकल छिद्र जो होता है वहां पर म्यूकस सिक्रीट होता है, वो म्यूकस को ठीक कर देती है। तो म्यूकस ठीक हो जाने के कारण ये रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है वेजाइना से लेकर सर्विक्स के बीच में, मोटा हो जाता है म्यूकस, जिसके कारण स्पर्म जो है वो आगे यूटेरस में प्रवेश कर ही नहीं पाते हैं वेजाइना के थ्रू। तो एक और काम क्या हो गया, एक तो सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देती हैं और स्पर्म के प्रवेश को रोक देती हैं, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम को पतला करके इम्प्लांटेशन को यानी कि रोपण को रोक देती हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम देखे थे कि जैसे जैसे फॉलिकल्स का विकास हो रहा है उसी के साथ साथ एंडोमेट्रियम की मोटाई भी इस तरह से बढ़ती जाती है, और ताकि यहाँ पर आकर भ्रूण जो है वो लग सके या रोपित हो सके। तो रोपित होने से रोकने के लिए ये यूटेरस को हॉस्टाइल कर देती हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम की वॉल को जो है वो पतला कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर भ्रूण जो है वो लग ना सके, ताकि भ्रूण आकर यहाँ पर रोपित ना हो सके। मान लीजिए कि स्पर्म जो है वो ओवम के साथ में फर्टिलाइज कर भी लेता है, जाइगोट का निर्माण हो भी जाता है, तो क्या होगा, हो भी जाने पर यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो यहाँ पर वॉल है वो मोटी हुई ही नहीं है। किसके कारण, इन गोलियों के कारण। तो इन गोलियों के 4 काम कौन से हो गए, LH और FSH का लेवल कम करके ये फॉलिकल्स निर्माण को रोकती हैं और ओव्यूलेशन को रोक देती हैं। दूसरा, ओविडक्ट की संकुचनशीलता को कम कर देती हैं ताकि ओवरी से ओवा जो है ओविडक्ट में पहुंच ही ना सके। तीसरा, सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देती हैं ताकि स्पर्म जो है वो अंदर की ओर प्रवेश ही ना कर सके। चौथा, मान लीजिए प्रवेश करके यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो भी गई है
तो एंडोमेट्रियम की वॉल को थिन कर देती हैं या पतली कर देती हैं, ताकि जिसके कारण जो है रोपण नहीं हो पाता है। ये उन महिलाओं को नहीं दिया जाता है जनरली ये पिल्स जिनमें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लिवर की डिसीज है, हार्ट की डिसीज है, या ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर सेरिब्रल ब्लड क्लॉटिंग का कोई हिस्ट्री है। तो इन महिलाओं को जनरली ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो नहीं दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रभाव अधिक है दुष्प्रभाव की अपेक्षा, मतलब इसके साइड इफेक्ट की अपेक्षा जो है वो इफेक्ट जो है वो अधिक है, इसलिए इसको बहुत प्रेफर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, खासकर शहरी महिलाओं के द्वारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को प्रेफर किया जाता है। ये तो होती है प्रतिदिन लेने वाली गोलियां, लेकिन कुछ गोलियां जो होती हैं सिर्फ हफ्ते में एक बार, एक सहेली नामक जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का आविष्कार किया गया है CDRI लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाया गया है। इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। ये एस्ट्रोजन की गोली होती है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन नहीं होते हैं, ये सेंटक्रोमन होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स इसमें होते हैं जो एंटी एस्ट्रोजन होते हैं, मतलब एस्ट्रोजन के विरोधी होते हैं। और इसके ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो एस्ट्रोजन जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो एस्ट्रोजन नहीं एक्सेप्ट हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियम जो है वो यहाँ पर गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो मोटा होता है वो बन नहीं पाएगा, और मोटा नहीं हो पाएगा तो रोपण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये सहेली को सबसे इफेक्टिव माना जाता है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही कम है, तो इसको बहुत ही महिलाओं के द्वारा, बहुत अधिक महिलाओं के द्वारा इसको सहेली को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार लिया जाता है। और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाया गया है। सेंटक्रोमन इसमें पाया जाता है जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है और एंटी एस्ट्रोजन है वो, और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है। तो ये हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसके अलावा एक और पिल होता है मॉर्निंग आफ्टर पिल। मॉर्निंग आफ्टर पिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। यदि बाई चांस भूल से किसी कारणवश यदि इंटरकोर्स हो जाता है और आप कोई और साधन नहीं अपना पाए हैं, या गोलियां लेना भूल गए हैं और इस तरह से सहवास की क्रिया इंटरकोर्स हो जाता है, तो 72 घंटे के अंदर उसको यदि ले लिया जाए तो प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाती है, यानी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होने से वो रोक देता है। तो ये 24 घंटे के अंदर अधिक इफेक्टिव होता है, ये ओव्यूलेशन को ये रोक देता है। ये आई पिल के नाम से प्रसिद्ध है। पिल 72 अनवांटेड 72 के नाम से बाजार में उपलब्ध है। रेप केस या असुरक्षित यौन संबंधों से जो होने वाली संभावित सगर्भता है या पॉसिबल प्रेगनेंसी है उसको उससे बचा जा सकता है। तो मॉर्निंग आफ्टर जो पिल्स हैं ये 72 घंटे के अंदर लिया जाता है, 24 घंटे में अधिक इफेक्टिव होते हैं। उसके अलावा और कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, वो पैकेट के रूप में पाए जाते हैं और इस तरह से माचिस की तीलियों के पैकेट के रूप में होते हैं ऐसे। और ये इनको क्या किया जाता है, त्वचा को छोटा सा कट लगाकर इसको त्वचा में इंसर्ट कर दिया जाता है और इसमें से रिस कर हार्मोन जो है वो ब्लड में जाता रहता है और ब्लड से फिर गर्भ माने एंडोमेट्रियम की वॉल को पतला करता रहता है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता और ओव्यूलेशन की प्रोसेस को रोक देता है। तो गर्भधारण की इच्छा जब होगी तब इसको छोटा सा कट मार करके इस पैकेट को फिर से त्वचा से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर त्वचा से इसको बाहर निकाल देता है। जब जरूरत पड़ती है तो इसको त्वचा में फिर से इम्प्लांट किया जा सकता है। तो ये इम्प्लांट्स कहलाते हैं। कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं, उनको भी इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जा सकता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यानी कि अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, नाम से ही जाहिर है कि गर्भाशय के अंदर में किसी प्रकार का कोई युक्ति या डिवाइसेस जो है वो लगा दिया जाता है तो वो कहलाता है, और उसके द्वारा यदि गर्भधारण को रोका जाता है तो ये विधि कहलाता है अंतर्गर्भाशयी युक्तियां या इंटर यूटेराइन डिवाइसेस कहलाता है। तो ये पहला होता है कि नॉन मेडिकेटेड होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी तत्व नहीं होता है या कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है, सिंपल एक प्लास्टिक का लूप होता है इस तरह से, और ये लूप को सीधे गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है।
तो गर्भाशय का क्या प्रवृत्ति होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी यदि यहाँ पर उपस्थित है तो किसी भी प्रकार से ये स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन को भी रोकेगा और साथ ही साथ यहाँ पर गर्भधारण को भी रोकेगा। किसी भी तरह से इसमें रोपण की या इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जब कोई भी फॉरेन बॉडी वहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरह से सिंपल प्लास्टिक के एक लूप को गर्भाशय में यहाँ पर फिट कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज ना कर सके और गर्भधारण जो है वो ना हो। दूसरा चीज़ है उपयोग किया जाता है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी के रूप में, कॉपर टी के नाम से मिलता है, ये कॉपर 7 के नाम से मिलता है, मल्टीलोड 375 के नाम से मिलता है। तो ये एक प्लास्टिक का लूप होता है जिसमें नीचे की ओर वायर स्थित होते हैं और ये चारों तरफ से ये वायर जो होते हैं इसमें कॉपर का लेयर होता है। तो एक कॉपर का लेयर होता है, इसको यूटेरस में इस तरह से फिट कर दिया जाता है। ये कॉपर टी को इस तरह से इस यूटेरस में लगा दिया जाता है और इस तरह से उसका लूप जो होता है वो बाहर की ओर सर्विक्स तक आता है। तो यहाँ से कॉपर जो इसमें लेयरिंग होता है कॉपर का, वहाँ से कॉपर रिलीज़ होते रहते हैं और गर्भाशय का जो द्रव होता है उसके साथ में मिलकर, है ना, ये कॉपर जो होते हैं गर्भाशय के द्रव के साथ में, गर्भाशय के द्रव के साथ में मिलकर शुक्राणु की गतिशीलता को कम करने का काम करते हैं और शुक्राणु को नष्ट करने का काम करते हैं। तो यदि इंटरकोर्स के दौरान कोई भी स्पर्म यहाँ पर प्रवेश कर रहा है तो ये स्पर्म को ये कॉपर आयन जो है यूटेरस द्रव के साथ में मिलकर उसको नष्ट करने का काम या उसकी गतिशीलता को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, ओवम जो यहाँ पर आता भी है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी और गर्भधारण नहीं होगा। तो ये डिवाइसेस जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक की 4 से 5 साल तक की अवधि तक गर्भधारण को रोका जा सकता है इस विधि के द्वारा। हार्मोन रिलीजिंग मेथड में इसमें क्या होता है, इसी तरह के लूप होते हैं जिसके द्वारा हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है। रिस कर हार्मोन जो है वो गर्भाशय के द्रव में आते रहते हैं और वो हार्मोन ब्लड में जाकर उसका फंक्शन को रोक देते हैं। यहाँ पर यूटेरस के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जनरली ये हार्मोन, तो ये क्या करेंगे, एक तो सर्विक्स के मार्ग को रोकेंगे, यूटेरस की लाइनिंग को पतला कर देंगे, है ना, और ओविडक्ट की मोटिलिटी को कम कर देंगे। तो इस तरह से ये हार्मोन रिलीजिंग लूप भी होते हैं, कॉपर टी होते हैं। तो ये हार्मोन रिलीजिंग में सबसे बढ़िया है प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 के नाम से मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, सर्विक्स और स्पर्म की विरोधी होते हैं, सर्विक्स को स्पर्म का विरोधी बना देते हैं। गर्भावस्था में यदि देरी करना है या बच्चों के जन्म के बीच में यदि अंतराल रखना है, गैप रखना है, तो इस प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय जो हैं वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं और महिलाओं के द्वारा खूब पसंद भी किए जाते हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं में IUDs को बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। एक बार लगवा लिए तो 4-5 साल के लिए गर्भनिरोधन से इसमें गर्भनिरोधन हो सकता है। दूसरी प्रक्रिया है सर्जिकल प्रोसेस, नेक्स्ट है, उसमें 2 प्रक्रियाएं हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की जो नसबंदी कहलाती है वैसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। ये स्थायी इलाज है लेकिन इसमें कभी भी जैसे कॉपर टी वगैरह IUDs हैं वो वापस निकाल दिए तो फिर से गर्भधारण किया जा सकता है, लेकिन वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के द्वारा यदि शुक्र नलिका को और ओविडक्ट को, अंडवाहिनी को यदि काट कर बांध दिया जाता है तो ये वापस ये तरीका जो है वो फिर से नहीं लिया जा सकता, फिर से गर्भधारण नहीं किया जा सकता। तो इसको स्थायी इलाज माना जाता है गर्भनिरोधन का। तो वैसेक्टोमी जो होता है पुरुषों में शुक्र नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। पुरुषों में यहाँ पर जैसे टेस्टिस से निकलकर शुक्र नलिकाएं जा रही हैं ऊपर की ओर, उदर में प्रवेश कर रही हैं, तो प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर स्क्रोटम से एक मिनट शुक्र नलिकाओं को, वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। तो काट कर बांध दिया जाता है ताकि यहाँ से जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा वो वहाँ जाकर पेनिस से होते हुए यहाँ पर वेजाइना में प्रवेश ना कर सकें, माने पेनिस तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है शुक्राणुओं को या स्पर्म्स को। तो ये परमानेंट है गर्भ निरोधन की विधि है। इसमें वापस यदि चाहे पुरुष की फिर से गर्भधारण किया जाए तो वो संभव नहीं हो सकता है। ट्यूबेक्टोमी में महिलाओं में ओविडक्ट को काट कर बांध दिया जाता है। यहाँ पर महिलाएं, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होगा और ओविडक्ट के द्वारा यहाँ पर पकड़ लिया जाता है फिमरी के द्वारा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ओविडक्ट को ही काट कर बांध दिया जाए तो यहाँ से ओवा जो है वो आगे जाए भी तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के स्थल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये सर्जिकल मेथड जो है वो परमानेंट इलाज है, इससे वापस फिर से गर्भधारण नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल बर्थ कंट्रोल की सारी विधियाँ कुछ हम देखें, प्राकृतिक विधियाँ
प्राकृतिक विधियों में हम क्या कौन सा देखें? प्राकृतिक विधियों में एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस देखें, और साथ ही साथ हम क्या देखें? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के साथ लैक्टेशनल एमिनोरिया देखें और आउटसाइड इजाकुलेशन देखें। उसके अलावा हम कौन सा देखे हैं यहाँ पर? एक तो केमिकल मेथड्स में हम देखे हैं कि हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या त्वचा के नीचे उनको अंतर्रोपित कर दिया जाता है कुछ डिवाइसेस को, और साथ ही साथ गोलियों के रूप में भी लिया जाता है, पिल्स के रूप में लिया जाता है, गर्भनिरोधक गोलियों के रूप में लिया जाता है हार्मोन्स को। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जनरली होती हैं। सहेली जो होता है वो हफ्ते में एक बार लिया जाता है, और एस्ट्रोजन माला डी और माला एन जो होती हैं वो महीने की रोज़ 21 दिन तक, 5वें दिन से लेकर 25वें दिन तक 21 दिन रोज़ खाया जाता है, और 7 दिन का गैप रखा जाता है। और उसके अलावा हम आईयूडीज़ में देख लिए हैं कि ये नॉन मेडिकेटेड होता है, प्लास्टिक का सिंपल लिपीस लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग जो होता है, कॉपर टी गर्भाशय में इंसर्ट कर दिया जाता है और कॉपर रिलीज होते हैं जो शुक्राणु को नष्ट करने का काम करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 होता है जो हार्मोन को रिलीज करते रहते हैं और सर्विक्स और यूटेरस की वॉल को शुक्राणु के विरोधी बनाते रहते हैं। गर्भावस्था में देरी या बच्चों के अंतराल के लिए ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सर्जिकल मेथड में हम दो देखें, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है वो पुरुषों के शुक्र नलिकाओं को काटकर बांधा जाता है, और ट्यूबेक्टोमी जो है महिलाओं के और अंडवाहिनियों को काटकर बांधा जाता है। लेकिन यह तरीका जो है वो वापस फिर से गर्भधारण के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है।